हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग एपिसोड 2 लाने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था चार्ज के बारे में और जाना था कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने एक आध बताए थे आपको कि एक कूलम चार्ज में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों, लास्ट एपिसोड में एक क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था। अगर उस क्वेश्चन को आपको याद है तो पहले हम लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर बेटा आज एपिसोड 2 की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। यानी कि अगर कोई बॉडी है बच्चों, ठीक है, और उस बॉडी से लगभग 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, कितने? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड निकल रहे, यानी एक सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है। तो बताओ कि एक कूलम का चार्ज, मतलब कि एक कूलम का चार्ज निकलने में उस बॉडी से कितना टाइम लगने वाला है। इसी की बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास बच्चे फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसके बारे में हम लोग बात किए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर, जहाँ पे बच्चों कैपिटल Q इज इक्वल टू, अब n क्या है? नंबर, ठीक है, और नंबर कितना मेंशन है बच्चों? 10⁻⁹। कितना नंबर है? 10⁻⁹। और यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जो कैपिटल Q होगा 1.6 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा बच्चों -10 कूलम। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, जो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल की चार्ज की बात कर रहे थे। टोटल चार्ज हमें पता चला कि टोटल चार्ज जो उस बॉडी से निकल रहा है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम हमारा टोटल चार्ज वहाँ से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग पता करेंगे टाइमिंग के बाद। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे I है करेंट, ठीक है, और Q है हम लोग का चार्ज, ठीक है, और T है बच्चों हमारे पास टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो कैपिटल T इज इक्वल टू, अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कैपिटल Q बाई स्मॉल q बन जाता है। यानी टाइम के रिस्पेक्ट की थोड़ी सी चर्चा करें तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल Q की बातें करेंगे तो कैपिटल Q है कितना बच्चों? तो वो है 1 कूलम। क्या है? कैपिटल Q है हमारे पास 1 कूलम, कैपिटल Q की वैल्यू है। और जो हम लोगों ने चार्ज लाए हैं, वो हम लोग टाइम की बात करते हैं जो, तो वो है बच्चों 1.6 इंटू 10 का पावर -10। इतना हम लोगों ने लाए हैं लगभग, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1/1.6 इंटू 10 का पावर -10। ये भी होगा बच्चों आपका गुलाम। ठीक है, अब जब ये गुलाम से गुलाम आपका कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास बचेगा टाइम की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो कितनी आएगी? तो हम जब डिवाइड करते हैं इसको ना, तो जो 10 का पावर -10 है बच्चों, वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर 10 हो जाएगा। तो गौर करोगे कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिवीजन करें तो 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1.6, और ये हो जाएगा बच्चों 10 का पावर 10। इसमें से क्या करेंगे हम बच्चों? इसमें 10 और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 10/16 गुणे 10 का पावर 10। इसमें से एक और जो निकाल दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 100/16 गुणे 10 का पावर 9। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा बेटा 16 6 जा, यानी 16 छक्का 96, यानी कि 16 यानी 6 टाइम में जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड, यानी इतना समय लगने वाला है बच्चों 1 कूलम का यहाँ पे टोटल चार्ज किसी बॉडी से निकलने में इतना वक्त लगने वाला है। अब देखो ये जो बेटा टाइम है वो लगभग सेकेंड में है, और सेकेंड में टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो उसको ईयर, मंथ और डे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड, एक घंटे में 60 मिनट, और एक साल में 365 दिन के एक एवरेज अप्रोक्सीमेशन के साथ हम पता जब लगाएंगे तो लगभग जो इसका कैलकुलेशन निकलता है बच्चों, आता है लगभग अप्रॉक्स 200 ईयर। ठीक है, इतना समय लगभग लग जाएगा
इस 1 कूलम चार्ज को किसी बॉडी से निकलने में। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करोगे वापस से तो आप ये चीज़ें देखोगे, लॉन्ग फॉर्म में इसको देखने को मिलेगा। पर अगर आप सेकेंड तक का भी आंसर लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक भी आंसर माने होगा, क्योंकि एसआई यूनिट में हम सेकेंड की ही बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा न्यूमेरिकल आता है आपका क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का, वो हो जाता है समाप्त। और हम लोग अब जो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, फिर से वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, बिल्कुल लाइन वाइज चला जाएगा। तो हम लोग बच्चों आज बात करेंगे यहाँ पे अगला, वो है कि कूलम्स लॉ। ठीक है, क्या बात करोगे बच्चे हम लोग? कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम्स ने क्या नियम दिया था। तो भाई कूलम्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट था कैसा, थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग तो अभी कभी गौर करो ना, तो न्यूटन ने अपने टाइम में बताया था कि किसी भी दो पार्टिकल हो, यानी ऑब्जेक्ट हो, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो इनवर्स स्क्वायर के आपके प्रोपोर्शनल में दिखेगा। जब हम इसका प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें कैपिटल जी मिलता है, जो कि एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप सोचोगे कि सर कूलम्स लॉ के अंदर आप न्यूटन्स की ग्रेविटेशन के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो बात ये है बच्चों कि जैसा कि फिजिक्स को दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब भी हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो हमें पता है ना कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही वर्क करता है। अब चार्ज पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होता है, उसे हम देख नहीं सकते। तो कूलम्स के पास ये आइडिया आया कहाँ से होगा, कहाँ से उन्होंने सोचा होगा कि इसके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है, क्या सोचा होगा उन्होंने? तो उन्होंने जब न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के नियम को समझा परखा, तो उन्होंने सोचा कि जब बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा तो छोटे के लिए क्यों नहीं काम आएगा। बस ये होगा कि जो इनके बीच में फोर्स है वो डिफरेंस होगा, और उनके बीच में डिस्टेंस भी डिफरेंस होगा। जब ये दोनों डिफरेंस होगा तो उनका कांस्टेंट भी डिफरेंस होगा। अब इसी के चलते उन्होंने अपना नियम के बारे में बात की। तो उनके नियम की हम लोग चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा ना कि किसी भी दो पार्टिकल में, यानी दो चार्ज पार्टिकल हो, एक हो Q1 और एक है Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो नियम सबके लिए सेम होगा। ठीक है, गद्दी पे कोई बैठे नियम कभी भी बदलेगा नहीं, ऐसा मिर्जापुर में कालीन भैया ने कहा था। ठीक है, और मुन्ना ने। ठीक है, तो उसी वही बच्चों यहाँ पे भी होगा कि भैया कूलम्स के नियम ने कहा, भैया जो न्यूटन के नियम ने कहा वही कूलम्स का नियम भी कहेगा। नियम में कोई बदलाव नहीं होंगे, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेंगे, फंडामेंटल्स में थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले कूलम्स ने बोला कि भैया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में हमको चार्ज मिल जाएगा फोर्स, और फिर फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके डिस्टेंस के बीच में। जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप इक्वेट करते हो बच्चों तो मिलता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगली लाइन में जब आप ध्यान देते हो तो प्रोपोर्शनल हट के बच्चों आ जाता है इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद आता है के, और यहाँ पे आता है बच्चों Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो यहाँ पे के बच्चों, इसी में सब खेल छिपा हुआ है, और यही के की चर्चा हम लोग हर तरफ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। और इस के को बच्चों कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, या फिर कूलम्स कांस्टेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, गौर करो, वैसे ही इस फॉर्मूले में बच्चों कूलम्स कांस्टेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये के का
चर्चा क्या है भाई, क्या डिस्कशन है, क्या समस्या है जिसको क्लियरिटी कह सकता है। तो बच्चों जब के पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, तो के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे इसको एलोबरेट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू मिलती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू निकल के आती है कैपिटल के की। तो अगर के को कहीं पे भी आपको उपयोग करना है बच्चों, कहीं पे भी, ठीक है, तो जनरल वे में आप क्या लोगे भाई, के की वैल्यू 9 × 10⁹ आप वहां पे प्लेस करोगे। न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है आपकी कांस्टेंट वैल्यू जिसकी यहाँ पे हमारे सामने वैल्यू देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट आता है भैया कि ये एप्सिलॉन क्या है, तो इसको बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, जो कि परमिटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब परमिटिविटी क्या होती है, एक अच्छा सवाल आया है। अभी हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में परमिटिविटी के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पे ध्यान दो कि के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ये पत्थर की लकीर फिक्स है। कूलम्ब्स के नियम में कैपिटल के की वैल्यू यही मिलने वाली है। बहुत जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी उपयोग करता है, आप शॉर्टकट में बच्चों के का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट है तो इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है बच्चों, कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका आता है। अब इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी कांस्टेंट वैल्यू आप दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन जनरेट होता है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे बच्चों फोर्स है और फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो एसआई यूनिट फोर्स होता है बच्चों न्यूटन। क्या होता है भाई, न्यूटन होता है फोर्स का एसआई यूनिट। और अगर हमको इसका डायरेक्शन पता करना है तो हमको इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, तो सिंपल सा सीन होता है ना, जब भी किसी स्केलर में, ठीक है, स्केलर में जब बच्चों हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट बोलता है स्केलर वेक्टर का। ठीक है, कि अगर भैया आप किसी भी स्केलर में बच्चों अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वो स्केलर से वेक्टर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब जब हो जाता है तो डायरेक्शन निकल के आता है। तो जब आप इसी को आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा के, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। ठीक है, जहां पे ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में। अब यहां से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी बच्चों ये था वेक्टर कंडीशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर कंडीशन में, क्या है, कुछ नोट्स वाली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज को आपको दिमाग में एक एक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जाता है और क्लास में कभी कभी काबिलियत भी इस पे किया जाता है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, डजेंट मैटर। पहला पॉइंट है बच्चों कि ये पॉइंट चार्ज सिस्टम पे काम करता है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, और स्टेशनरी, यानी कि जब चार्ज हो स्टेबल, मतलब चार्ज रेस्ट में हो, पॉइंट चार्ज सिस्टम हो, तब ये जो कूलम्ब्स फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ है, वो वहां पे वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन आता है कि ये सेंट्रल फोर्स की तरह एक्ट करता है बच्चों। ठीक है, सेंट्रल फोर्स की तरह एक्ट करने का मतलब, तो जैसा कि बच्चों हमको पता है कि दो चार्ज है, Q1 है और एक Q2 है, और उनके बीच में बच्चों डिस्टेंस R है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग दोनों में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा बच्चों, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा P, जिसपे दोनों के द्वारा, ये दोनों चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स का नेट सम कितना होगा। नेट सम बच्चों वहां पे होगा 0, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी जनरेट करके बोल सकते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वहां पे 0 होगा। इसीलिए इसको बच्चों हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फोर्स होता है वो लाइन जॉइनिंग पे ही एक्ट करता है, इधर उधर लाई नहीं करता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन आता है बच्चों कि जो उसका रेडियस होता है ना, वो 10⁻⁻15 से 10⁻18 तक ही काम करता है। यानी कि अगर कोई भी कूलम्ब्स का नियम आपको अप्लाई करना है, तो आपका जो रेडियस होना चाहिए बच्चों, वो 10⁻⁻15 से लेके
10 का पावर 18 मीटर के बीच में ही होना चाहिए। इसके अधिक या इसके कम अगर आप वैल्यू रखोगे तो कूलम्ब्स का नियम वहां पे वर्क नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात ये समझाने को मैंने मिली है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड, यानी कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड होगा। 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें एक ऑप्शन डाल देगा, आपका दिमाग रेडी रहेगा, आप कर लोगे। यहां तक कि बच्चों जेई नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नीट में और जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रल फोर्स का भी क्वेश्चन जेई नीट में पूछा जाता है। और किस सिस्टम ऑफ चार्जेस पे ये कूलम्ब्स लॉ वर्क करता है, ये भी सवाल जेई नीट के अंदर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास कूलम्ब्स का नियम। कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें हम लोगों ने कूलम्ब्स के रिलेटेड की। अभी अगर किसी को कोई डाउट है बच्चों तो आप लोग ना थोड़ा सा, अगर हम लोग फास्ट हो गए होंगे तो आप लोग थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत है, हम लोग बच्चों उसको फिर से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको लाइन बाय लाइन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हम लोग का क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं चार्जेस का सिस्टम्स, कूलम्ब्स का लॉ, उसके बाद आपके कूलम्ब्स लॉ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और कूलम्ब्स लॉ की भाई कहाँ कहाँ पे वैलिडिटी होती है, ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट होगा तो आप कोई भी इश्यू के बिना आप हमको बता सकते हो, हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है बच्चों हम लोग का, वो क्या आता है भाई, तो वो आता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बच्चों हम लोग परमिटिविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, परमिटिविटी। ये क्या होता है भाई परमिटिविटी, तो जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं किसी भी दो मीडियम में जो चार्ज के बीच में लगता है, जो चार्ज पे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो अप्लाई होता है, जब भी मीडियम चेंज होता है तो जो उनका फोर्स का रेशियो होता है, उसी रेशियो को बच्चों हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम परमिटिविटी का नाम उसको दे देते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो सबसे पहले होता है बच्चों, वो हम बात करेंगे एफ वैक्यूम, ठीक है। यानी फोर्स वैक्यूम में कितना होगा, तो बच्चों वो होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के फॉर्म में लिखेंगे ना तो थोड़ी सी समस्या आएगी, इसलिए हम इसको के को जगह पे कुछ और लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे के जगह पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से लेना बच्चों, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए फोर्स है। यानी कि जब भी कोई दो चार्ज का सिस्टम है वो वैक्यूम मीडियम में है बच्चों, तो उस केस में जो कैपिटल के की वैल्यू होगी वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। उसी तरह अगर हम फोर्स की बात करें किसी मीडियम में, यानी कि किसी भी मीडियम में वो चार्ज के सिस्टम को रखा है हम लोग, ठीक है। किसी मीडियम में वो चार्ज के सिस्टम को हम लोगों ने रखा हुआ है, कोई अदर मीडियम है, वाटर है, आप ऑयल ले लो या कोई भी मीडियम ले लो, अगर हम लोगों ने वहां पे रखा हुआ है तो उस केस में हमारे पास मिलेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, यानी मीडियम, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास बच्चों ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको, हाँ अब देखो यहाँ पे जब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकेंड से तो क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा बच्चों एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, और क्या होगा बच्चों ये 1/4 पाई से 1/4 पाई Q1 Q2 आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा और बनेगा बच्चों एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, इसी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं के से। और जब के से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बच्चों यहाँ पे आता है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको मतलब एप्सिलॉन एम की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है,
बराबर होती है। ठीक है, तो ये बच्चों जो रिलेशन निकल के आता है, जो कि ये निकल के आया, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस किसी भी मीडियम में का जब रेशियो आप फाइंड करोगे तब यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बच्चों यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे बच्चों कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक है, कोई भी इश्यू होगी तो आप हम लोग से डिस्कस कर सकते हो। और जो ये बच्चों के होता है ना, ये एक के नहीं है, सिंपल के नहीं है, ये थोड़ा सा थिकनेस वाला के होता है। और केमिस्ट्री में आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा बच्चों, कप्पा कहते हैं इसको। ठीक है, पप्पा का भाई कप्पा है ये। और क्लास 11th की फिजिक्स में बच्चों जब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं वहां पे भी हम कप्पा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था कि भाई कहीं ना कहीं तो उसको देखा हुआ है, तो आपके दिमाग में वो नोटेशन हमने डाला कि भैया तुमने कहीं ना कहीं तो इसको देखा ही है। ठीक है, तो यहां तक बच्चों ये हो जाता है हम लोग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी कहते हैं। कोई बच्चों दिक्कत हो तो आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम जानेंगे किसी मीडियम में, यानी कि जो के की वैल्यू एयर में कितनी होगी भाई, तो के की वैल्यू एयर में होगी 1, के की वैल्यू वाटर में कितनी होगी तो बच्चों होगी 80, और के की वैल्यू मेटल में कितनी होगी वो होगी इनफाइनाइट। तो ये है हमारे पास के की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आपको जानना है, आवश्यक है, काफ़ी है। और भी डिटेलिंग के लिए हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब केवल परमिटिविटी पे ही डिस्कस होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग बच्चों क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, और कुछ और भी उसमें इंक्लूड रहेगा जो सिलेबस में नहीं है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ों को दिक्कतें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों आप रहोगे जिसको बेसिक्स समझना है, इसलिए हम लोग बेसिक से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम लोग का जो डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट का मीडियम है, मतलब वैल्यू है, वो हो जाता है बच्चों समाप्त। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की बारी आती है, तो आपके पास बच्चों एनसीईआरटी होगा, आप वहाँ से न्यूमेरिकल अप्लाई करो। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हो जाता है यहाँ पे बच्चों कि हम लोग एक न्यूमेरिकल कर देते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ बच्चों एक सवाल बनता है कि अगर आपके पास बच्चों दो चार्ज है, ठीक है, एक है Q1 और एक है Q2। Q1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम, और Q2 की वैल्यू है 7.2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम। ठीक, और बच्चों इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 1.8 नैनोमीटर। तो आपसे बच्चों सवाल पूछा जा सकता है कि भैया बताओ बच्चों कि फोर्स इनके बीच में कितना लगने वाला है। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा, तो हमारे पास बच्चों फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि हम कहीं पे भी आ जाएगा बच्चों। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, आप 9 इंटू 10 का पावर 9 का बच्चों उपयोग करेंगे जहां पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे बच्चों 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू देखो, Q1 की वैल्यू बच्चों 3.6 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और Q2 की वैल्यू है 7.2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन, और रेडियस है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में बच्चों होता है 10 का पावर माइनस 9 मीटर। कन्वर्जन दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 का बच्चों हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू, अब बच्चे हम लोग करेंगे 3.6 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 7.2 10 का पावर माइनस 6 अपॉन, यहाँ पे इसको हम लोग ओपन कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा -18। ठीक है, और 1.8 इंटू बच्चों यहाँ पे 1.8 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 2 बार 1.8 आएगा, और पावर में जब से एक्सपोनेंट का नियम क्या बोलता है भाई, एक्सपोनेंट का नियम कि अगर किसी भी नंबर का पावर होगा तो वो नंबर का पावर जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नियम के बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ से, अब देखो तो बच्चों 18 से 2 बार में ये 36 कट जाएगा बच्चों, और ये 18 से 4 बार में 72 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 4 दूनी 8 और 9 अठे 72, तो यहाँ बच्चों हो जाता है 72 इंटू 10 का पावर। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस 6 6 12 और 6 6 12 हो जाएगा बेटा, और माइनस 12 और प्लस 9, तो यानी -3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। -3 और -18 ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा +18, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों F इज इक्वल टू 72 इंटू 10 का पावर 15 न्यूटन। इतना फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला है बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। दिमाग में सेट कर लो। अब एक चीज यहाँ पे बच्चों बात आती है कि हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आना होता है। हमेशा प्रयास करना होता है कि जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको आंसर दिखना मांगता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 का पावर 16 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 10 का पावर 16 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे बच्चों जो डेसिमल होता है उसी के साथ स्टैंडर्ड कंडीशन की चर्चाएं हम लोग करते हैं, ठीक है। वरना हम बिना स्टैंडर्ड के फिजिक्स में आंसर लिखना बहुत ही दिक्कत की बात है। स्टैंडर्ड में ही बोर्ड में नंबर मिलता है, क्योंकि जब भी कॉपी चेक होगी स्टैंडर्ड आंसर मिलेगा, फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल मिलेगा, तो आपके नंबर कटने में चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड नहीं लिखोगे तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे, नंबर कटने के चांस बने रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बातें थी हम लोग के पास कूलम्ब्स लॉ पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप लोग यहाँ पे बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों क्लासेस में हम लोगों ने जो दो महत्वपूर्ण कूलम्ब्स लॉ और परमिटिविटी पे जो डिस्कशन किया है वो काफ़ी उसको समझ में आया होगा, जिसमें कूलम्ब्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करके आपको बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बाकी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन के साथ, बुक्स के साथ हम लोग उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बेटा बताना है आपको, ठीक है। चलते हैं बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन है नीट में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।